चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे भाग पॉलिटी के भाग 1 व भाग 2 के बारे में। ठीक है, भाग 1 जो है वो रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से, और भाग 2 जो है वो रिलेटेड है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से, भारत की नागरिकता से, और ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। तो इससे पहले जान लेते हैं कि भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, जिसमें 395 मूल रूप से अनुच्छेद थे। ठीक है, और 12 अनुसूचियां या शेड्यूल विद्यमान हैं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में जो है वो 4 अनुसूचियां या शेड्यूल है भारत के संविधान में। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 1 आर्टिकल 1 से 5, और भाग 2 जो है वो 6 से 11। ठीक है, भाग 1 में जो है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और भाग 2 में है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि भारत जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। भारत जो है क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब देखो फेडरेशन और यूनियन, इसमें डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है भारत को, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी प्री 2017 में भी आ चुका है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट्स में डिफरेंस क्या होगा। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि फेडरेशन जो होता है, फेडरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो स्टेट्स या जो भी यूनिट या जो प्रोविंस जुड़ते हैं आपस में, उनके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट या समझौता होता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स में मतलब क्या है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, और उनके ऊपर सबसे ऊपर क्या है, एक सेंटर है, सेंटर यानी कि केंद्र है। ठीक है, और ये जो सभी स्टेट्स हैं वो कहीं किसी न किसी तौर पे जो सेंटर के क्या है, अधीन है। ठीक है, जो सेंटर है वो क्या है, इन सब में ऑल पावरफुल है, ऑल पावरफुल है। स्टेट्स की स्ट्रक्चर को चेंज करने में, स्टेट्स की स्ट्रक्चरल चेंज करने में, इनकी नेमिंग चेंज करने में, इनकी नेमिंग चेंज करने में, इनकी सीमा को बढ़ाने में, ठीक है, सीमा को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, और सीमा को, एरिया को कम करने में। ठीक है, किसके पास अधिकार है, सिर्फ पार्लियामेंट या सेंटर के पास अधिकार है, ना कि स्टेट्स के पास खुद के पास। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यही एक मेजर डिफरेंस है फेडरेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स में। ठीक है, फेडरेशन में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इंटीग्रिटी है सभी स्टेट्स में। ठीक है, और किसी भी स्टेट्स को छोटा या बड़ा करके कोई अन्य स्टेट या यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 कैटेगरीज में बांटा सकता है। एक तो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, एक तो स्टेट्स हो गए, दूसरी हो गई यूटीज, और ऐसी टेरिटरी जिसे भारत कभी भी अपने आप में शामिल कर सकता है, स्टेट्स में शामिल कर सकता है, स्टेट या यूटी उनकी बना सकता है। तो ये था आर्टिकल 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखिएगा, पहले हमने पढ़ा कि भारत को जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि फेडरेशन में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है प्रोविंसेस का। ठीक है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि सेंटर जो है वो क्या है, ऑल पावरफुल है, और स्टेट्स की सीमा का निर्धारित करने का जो अधिकार है वो सिर्फ सेंटर या पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 ये पार्लियामेंट को 2 तरह की शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, पहली शक्ति क्या है कि कोई भी स्टेट हो, नया स्टेट बनाने की। ठीक है, और दूसरी शक्ति क्या है, कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश करने की। ये तो है किसी नए स्टेट को किस में एडमिट करने की, यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करने की। और दूसरी शक्ति है कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश करने की, बनाने की। तो सीधे तौर पर या सिंपल शब्दों में कहें तो क्या है, द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो भी अस्तित्व में हैं उन स्टेट्स को ही भारत में शामिल करना। ठीक है, और जो दूसरा है, सेकंड रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंट बिफोर, यानी कि नए स्टेट बनाने की। ठीक है, तो 2 तरह की पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 जो है वो क्या करता है, शक्तियां प्रदान करता है।
दो तरह की शक्तियाँ प्रदान करता है। पहली शक्ति ये है कि कोई स्टेट बना बनाया है उसे यूनियन ऑफ इंडिया में ला लिया जाए, ठीक है। दूसरा है कि जो स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं है उसे पहले बनाया जाए और फिर यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया जाए। तो आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है। एक क्या कहता था, एक सिंपली ये कहता था यूनियन ऑफ स्टेट है, और दो क्या कहता है, दो कहता है कि नया स्टेट बना सकते हो या बने हुए स्टेट को ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकते हो। अब आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 देखो, आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है। किसी भी टेरिटरीज को दो पार्ट कर लिए या तीन पार्ट कर लिए, ठीक है। स्टेट फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी टेरिटरी को किसी स्टेट से अलग कर लिया, ठीक है। या फिर दो टेरिटरी को जोड़ दिया या दो स्टेट्स को जोड़ दिया, ठीक है। या किसी एक पार्ट इधर से ले लिया, एक पार्ट दूसरे स्टेट से ले लिया, और इस तरह से, या फिर किसी टेरिटरी को अटैच कर लिया, यूनाइट कर लिया, ठीक है, और नया स्टेट बना दिया, या किसी स्टेट को काट छाट करके छोटा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो सभी तरह के प्रावधान जो है वो पार्लियामेंट को इसकी शक्ति प्राप्त है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ाया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, उसकी बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, ठीक है। और हाँ, किसी स्टेट का नेम भी चेंज किया जा सकता है। अगर आप बात करें तो नेम चेंज करने की, तो आपको याद होगा उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था, जो रीसेंट एग्जाम्पल है वो उत्तरांचल, अभी भी कई जगह लिखा रहता है उत्तरांचल, ठीक है। तो नेम चेंज करने के लिए इन्होंने उत्तराखंड से कोई अनुमति नहीं मांगी थी, नहीं मांग सक मतलब मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद से अपने स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं। किसी की सीमा को कम किया जा सकता है, किसी के पार्ट को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। जैसे बिहार से क्या किया गया था, झारखंड को अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं ये क्या है, आर्टिकल 3 में है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या रहता है। इसका प्रोसीजर सिंपल रहता है, सिंपल है कि ये प्रायर रिकमेंडेशन पे स्टार्ट होता है काम, प्रधानमंत्री सॉरी प्रेसिडेंट की या राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन पे स्टार्ट होता है। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, ये रेफर करता है सेम चीज़ को, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी कि स्टेट को क्या करता है, एक चिट्ठी लिखता है और उनसे उनके व्यू मांगता है या उनकी सलाह मांगता है। अब देखो, वो बाउंड नहीं है उस सलाह को मानने के लिए, नोट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ देयर स्टेट लेजिस्लेटिव। हाँ, सलाह मांगी जरूर है, फॉर्मेलिटी जरूर की है, लेकिन उनकी सलाह माने ना माने ये किसकी मर्जी, प्रेसिडेंट की मर्जी, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट्स इंक्लूड द टू फॉर्म ए न्यू स्टेट्स और यूटी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ये सेम बात लिखी है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है। Constitution authorizes the parliament to form new states, alter the areas, boundaries और names of the existing states without their consent। उनकी कंसेंट की भाई कोई ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है। पार्लियामेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, इंडिया को इसलिए क्या कहा गया है, इंडस्ट्रक्टिबल इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि ऐसी यूनियन जिसे डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा लाइन। अब आता है आर्टिकल नंबर 4। तो अभी तक जो हमने पढ़ा रिवाइज करा देता हूँ। पहले में सिंपल ये पढ़ा यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। दूसरे में ये पढ़ा कि दो चीज़ें हैं, या तो स्टेट जो है बना बनाया उसको शामिल कर लो, दूसरा है नया स्टेट बना लो। तीसरा कहता है किसी की भी सीमा में काट छाट कर लो, किसी को भी बढ़ा लो, किसी को भी घटा लो और किसी का भी नाम बदल दो, ठीक है। एक बार जो है वो चिट्ठी लिख लो, किसको, राष्ट्रपति बन के चिट्ठी लिख लो स्टेट को, स्टेट की मानो चाहे ना मानो मर्जी तुम्हारी, ठीक है। और हाँ, सलाह के लिए एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है स्टेट को कि उसी टाइम पीरियड में उसे सलाह देनी होती है, सलाह या अपने वर्ड्स देने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि डिक्लेयर्स दैट द लॉ मेड फॉर एडमिशन और डिलीशन ऑफ establishment of new state under article 2 and formation of new state and alteration of areas boundaries name of the existing state article 3। article 2 हमने वो क्या कहता था, इन्हें रिवाइज करवा दिया, लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, या तो किसी स्टेट को एडमिट कर लो अपनी यूनियन ऑफ इंडिया में, या उस कोई स्टेट नया एस्टेब्लिश कर लो, ये आर्टिकल 2 कहता है। या फिर कोई नया स्टेट बना लो और किसी का एल्ट्रेशन कर दो या बाउंड्रीज को कम ज़्यादा कर लो, ये कहता है आर्टिकल नंबर 3, आर नोट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एक्ट 368। ये सिंपली पता ही लग रहा है कि ये इसमें नहीं आएंगे। देखो, कोई भी अगर संविधान में चेंजेस किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में
कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में अमेंडमेंट्स। ठीक है, उसको बोला जाता है अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट्स किसके होते हैं? सिंपल बात है, उसने सीधा बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं। कि क्योंकि चेंज किस में होता होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता होगा। क्या हम नई स्टेट बना रहे हैं? ठीक है, और हाँ, ये जो अमेंडमेंट होते हैं ये आर्टिकल किसके तहत होते हैं? 368। और ये कहाँ से लिया गया अमेंडमेंट वाला प्रावधान? साउथ अफ्रीका से। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखना, ध्यान रखना इसमें क्या है, ये अमेंडमेंट क्यों नहीं है? सिंपल बात है, इससे संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, स्टेट्स की बाउंड्रीज में की जा रही है। ठीक है, तो ये संविधान का क्या नहीं हो सकता? संविधान में तो कोई अमेंडमेंट किया ही नहीं गया ना, स्टेट की बाउंड्रीज में किया जा रहा है। और बस हाँ, इसमें पार्लियामेंट के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी क्या चाहिए होती है? कंसेंट चाहिए होती है। ये वाले जो लॉ है ना, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 2/3 मेजोरिटी भी नहीं चाहिए, ये याद रखना। कौन सी मेजोरिटी चाहिए? ऐसा नहीं है कि 2/3 चाहिए, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं 3/4 चाहिए। आपको कौन सी चाहिए? सिंपल सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, यानी कि 100 में से अगर 51 वोट पक्ष में आ गए ना तो वो चीज़ लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, अब देखो, स्टेट्स बनाए गए, स्टेट्स बनाए गए तो अब हुआ क्या? स्टेट बन गए भाई, प्रोविंस सारे, काफ़ी सारे प्रोविंस जो है वो आपस में मिल गए, काफ़ी सारे प्रोविंस जो है वो सेंटर के सबॉर्डिनेट बन गए। ठीक है, और उसके बाद कुछ स्टेट्स बने। अब देखो स्टेट्स में हुआ क्या? स्टेट्स में होने लगी लड़ाइयाँ, क्योंकि जो जैसे कि तेलुगु लोग थे कुछ, ठीक है, तेलुगु, वो कहने लगे कि हमें तमिलियंस के साथ नहीं रहना। ठीक है, तमिलियंस के साथ नहीं रहना, इनका स्टेट अलग कर दो, हमारा अलग कर दो। ठीक है, यानी कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आधार पर किसकी डिमांड की गई? राज्यों की मांग की गई, राज्यों की मांग की गई। अब भाषाई आधार पर जब राज्यों की मांग करी जा रही थी तो यूनियन ऑफ इंडिया या भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि एक कमेटी गठित करते हैं जो ये वेरीफाई करेगी कि भाषाई आधार पर स्टेट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को क्या करेगी? इस चीज़ को इवेल्यूशन करेगी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ क्या? तो इसमें क्या बना, एक कमेटी बनी जून 1948 में, और जिसके अध्यक्ष थे जो थे वो एस के धर थे, कोई सैयद खान धर थे। ठीक है, सैयद खान धर थे। ठीक है, एस के धर थे। ठीक है, ये चीफ जस्टिस थे, यानी कि क्या रहे थे, ये जज रहे थे, और इंडियन सिविल सर्वेंट में इन्होंने भारत को सर्व किया था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट, आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की हुई थी। ठीक है, इस बंदे की अध्यक्षता में क्या बना दी गई? एक कमेटी बना दी गई, और उससे पूछा गया कि फिजिबिलिटी चेक करो कि लिंग्विस्टिक जो है वो प्रोविंस होने चाहिए। इसको बोला गया था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स के आधार पे क्या स्टेट्स होने चाहिए, तो इसने सिरे से नकार दिया था इस बात को। कहता कि सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से क्या होना चाहिए? स्टेट्स की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। इसने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट चलते रहे। तो जी एक कमेटी आती है फिर JVP कमेटी। इसमें 3 नाम आए। 3 नाम कौन कौन से? J से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, V से वल्लभ भाई पटेल, और P से पट्टाभी सिद्धारमैया। तो इसको बोला गया JVP, इसकी फुल फॉर्म जो है वो थी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया। ठीक है, नवंबर 1948, साथ के साथ ही ये कमेटी बन गई थी, और इन्होंने 5 महीने बाद अप्रैल 1949 में एक रिपोर्ट दी, और इन्होंने भी सीधा ही कह दिया कि भाई लैंग्वेज के आधार पे स्टेट जो है वो रिजेक्ट कर दिए या वो नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? देखो, इसके बाद प्रोटेस्ट और तेज हो गए। ठीक है, और अक्टूबर 1953 में पहला राज्य बना, भाषाई आधार पर राज्य जो बना, पहला बना, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था? ये मद्रास स्टेट से। यानी कि तेलुगु और तमिल क्या हो गए? तेलुगु प्लस तमिल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, तेलुगु और तमिल हो गए अलग अलग। अब देखो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भाई सरकार ने बोला कि हाँ, झुकना तो पड़ेगा डिमांड्स के आगे, तो क्यों ना इसका एक असेसमेंट ही कर लिया जाए दोबारा। एक फजल अली कमीशन बना। फजल अली भी आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, रहे थे।
फजल अली और चीफ जस्टिस भी थे शायद, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता और 2 बंदे और 3 त्रिसदस्यीय ये कमेटी थी, ठीक है। 3 सदस्यीय ये कमेटी थी। एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ये 2 लोग थे। इन्होंने सितंबर 1955 में एक रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने बोला एक्सेप्ट कर लिया जाए स्टेट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स को, ठीक है, ठीक है। लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर दो स्टेट्स को। बट हाँ, इसने एक चीज़ को त्याग दिया, वो क्या था, वो कहता कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, वन लैंग्वेज वन स्टेट ये नहीं हो सकता। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकता, वन लैंग्वेज वन स्टेट ये क्यों नहीं हो सकता। सिंपल है, मान लेते हैं कहीं पे संथाली बोली जाती है, संथाली एक भाषा है, ठीक है, संथाली बोली जाती है और वो एरिया क्या है, पिछड़ा हुआ है, बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, कुछ संथाली भाषा बोली जाती है और वो पिछड़ा हुआ एरिया है, ठीक है। और एक एरिया है जहाँ मान लेते हैं डोगरी बोली जाती है और बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, डेवलप्ड एरिया है। अब देखो भाषाई आधार पर बांटा जाएगा तो ये पिछड़े का पूरा पिछड़ा ही बन जाएगा और ये पूरा का पूरा डेवलप्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोशल हार्मोनी नहीं रहेगी, डिसहार्मोनी हो जाएगी, ठीक है। सोशल हार्मोनी नहीं रहेगी, हेट्रोजीनियस बन जाएगी ये सोसाइटी, ठीक है। सोशल हार्मोनी नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि ये तो पिछड़ते चले जाएंगे और ये बनते चले जाएंगे। स्टेट्स कुछ इस तरह से हो कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी हो, इकोनॉमिक स्टेटस को भी ध्यान में रखा जाए स्टेट्स के, ठीक है, और कल्चरल स्टेटस को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है, और इस हिसाब से स्टेट्स का गठन किया जाए। लेकिन हाँ, एक भाषा को आधार जरूर माना जा सकता है, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट्स को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो पिछड़ा होगा वो और पिछड़ा हो जाएगा और जो डेवलप्ड होगा वो और डेवलप हो जाएगा, तो डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उससे पहले के सभी क्लासिफिकेशन जो थे वो गवर्नमेंट ने रद्द कर दिए, ठीक है। उसके बाद आता है रीऑर्गेनाइजेशन। अब इसके आधार पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का भी। अब रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, केरला में ट्रावनकोर, कोचीन और साउथ कैनरा मिल गए, आंध्रा में आंध्रा और हैदराबाद एक हो गए। तो इस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात भी बाइफरकेट हो गए लैंग्वेज के आधार पे 1960 में, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट्स का कुछ का गठन हो गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद आती है बारी सिटीजनशिप की, ये है पार्ट 2 संविधान का। संविधान का पार्ट 2 है, ठीक है। संविधान का पार्ट क्या है, ये 2 है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 से 11, ठीक है, 5 से 11, और ये सभी के सभी किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो सिटीजनशिप पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, हम एक चीज़ जान लेते हैं सिटीजनशिप पढ़ने से पहले कि सिटीजन बनने के सिटीजन जो सिटीजन हैं, जो भारत के सिटीजन होते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या राइट्स, क्या क्या किस किस तरह के राइट्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है, किस किस तरह के राइट्स जो वो हैं वो मिलते हैं। तो देखो, भारत का सिटीजन बनते ही या सिटीजन होने से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, जो भी भारत के संविधान में विद्यमान है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सिटीजन को, भारतीय सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है। उन राइट्स में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं कि कौन कौन से हैं। देखो भाई, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी टाइप का आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के लेके किसी भी प्रकार का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, वो एक ऑफेंस माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सभी से इक्वल बिहेव किया जाएगा। राइट अंडर 19, राइट्स अंडर 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स किस में आते हैं, ये 29 और 30 में। 29 जो है वो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, माइनॉरिटी से रिलेटेड है। और उसके बाद था राइट टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव, ये एक कौन सा राइट है, पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। और दूसरा राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी पॉलिटिकल है। और एलिजिबिलिटी फॉर सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये के सारे राइट्स किसके पास विद्यमान है, जो सिटीजन ऑलरेडी है। अब जो सिटीजन नहीं है, जो बाहर का है या गैर नागरिक है, उसको क्या क्या मिलता है, ठीक है, इसको सारे के सारे पॉलिटिकल और सारे के सारे राइट, दूसरे राइट नहीं मिलते।
दे एंजॉय ऑल राइट्स एक्सेप्ट, अब उनको कौन कौन से नहीं मिलते, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए गारंटी नहीं करेगा किसको, कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यह है गैर भारतीय के लिए या गैर नागरिक के लिए। ठीक है, एक्सेप्शन फॉर एनमी एलियंस, दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। अब देखो भाई इसमें क्या होता है। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 क्या है? इसके दो पार्ट हैं जनरली। ठीक है, पहला तो कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को अरेस्ट कर लिया अगर, ठीक है, तो उसको मजिस्ट्रेट्स के सामने लेने जाया जाएगा 24 आवर्स में। ठीक है, ठीक है। और दूसरा कहता है डिटेनमेंट। डिटेनमेंट यानी कि सिंपल सी बात होगी, कोई क्राइम होने वाला है, इस चीज़ की सूचना मिलती है अगर, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी को भी डिटेन किया जा सकता है, ये सोच के कि कोई क्राइम हो सकता है। उसका आइडिया लगा के, अनुमान लगा के उस व्यक्ति विशेष को क्या किया जा सकता है? डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, डिटेन किया जा सकता है। और डिटेंशन जो है वो 3 मंथ्स का हो सकता है इनिशियली टोटल। ठीक है, 3 मंथ्स का हो सकता है डिटेंशन, और उसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट अप्रूवल या एडवाइजरी कमेटी के अप्रूवल से 1 ईयर तक। ठीक है, किसी को डिटेन करना या नज़रबंद करना। हाँ, अब देखो नोट में लिखा है कि बोथ ए सिटीजन बाय बर्थ और ए नेचुरलाइज सिटीजन आर एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है नागरिकता मिल सकती है उसे। ठीक है, सिटीजन बाय बर्थ और नेचुरलाइज्ड। नेचुरलाइज सिटीजन मतलब होता है कि प्रोसीजरल, ऐसा प्रोसीजर जिससे प्रूव हो जाए कि सिटीजन जो है वो भारतीय है। ठीक है, इन द यूएस ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ नॉट ए न्यूट्रलाइज सिटीजन इज नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ नहीं है? यूएस में नहीं है। और ये कहता है कि ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। सिंपल बात है, हम ट्रेड और प्रोफेशन का ब्रिटिश को दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे साथ पहले ही बुरा हो रखा है भाई। ठीक है, हमारे देश के साथ पहले ही बुरा हो रखा है। 1600 में एक चार्टर के तहत उनको, ब्रिटिश को क्या अधिकार मिले थे? ट्रेड के अधिकार मिले थे हमारे देश में। ठीक है, और तब से लेकर, ठीक है, तब से लेकर अब तक ये जो है वो, सॉरी, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया के लिए ये क्या है? बैन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले जैसे एक कोई भी मूवी स्टार्ट होती है उसके लिए डिस्क्लेमर होता है ना, तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। ठीक है, इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज एट इट्स कमेंसमेंट। ये जो अनुच्छेद है या ये जो आर्टिकल है ना, ये सिर्फ ये बताते हैं कि ये भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ये कमेंसमेंट डेट किसको मानते हैं? 26 जनवरी 1950 को। नीदर एनी परमानेंट नोर एनी एलिबरेट प्रोविजन। समझ रहे हो? कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर नहीं है कि कोई कोर्ट केस में चला जाए, और इस आर्टिकल्स में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो प्रूव कर दे, ठीक है, कि ये क्या है, ये नागरिक है या नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एग्यूचेशन, यानी कि ये प्रॉब्लम से डील नहीं करता। लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट, इसके कमेंसमेंट से अगर किसी की नागरिकता चली गई तो इसके लिए कोई प्रोसीजरल मेथड नहीं बताता है ये। ठीक है, ये जस्ट डिक्लेयर करता है कि ये इस व्यक्ति को होना चाहिए सिटीजन और इसको नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि अपने हिसाब से कानून बनाए और कुछ भी अमेंड कर ले कभी भी। ठीक है, 4 फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब ये होता है लागू होना। 26 जनवरी 1949 के बाद से जो है वो 4 ऐसी कैटेगरीज बनती हैं जिससे पर्सन क्या हो जाएगा? सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। तो ये आर्टिकल है भाई, आर्टिकल नंबर है 5, 6, 7 और 8। ये बेसिकली है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए होगा। ठीक है, और 5 जनरल है और 8 भी जनरल है, और 9, 10, 11 बिल्कुल थोड़े थोड़े अलग हैं। तो 5 से 11 आर्टिकल अपने पढ़ेंगे। जो कैटेगरीज ऑफ पर्सनस को जो मिलती है, सॉरी, 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है जिनको सिटीजनशिप मिलती है, वो 5 से 8 में है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे लागू हुआ तो किसको सिटीजन माना गया?
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ए पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ वो भारत का मूल निवासी हो, वो भारतीय जमी सरजमी का, ठीक है, सरजमी का क्या हो, मूल निवासी हो, एंड या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके किसी भी एक पेरेंट का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, या फिर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही कमेंसमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू होता है, उससे पहले उसको कितने ईयर पूरे हो गए चाहिए, 5 years पूरे हो गए चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, या तो बोर्न इन इंडिया, या फिर इधर पेरेंट बोर्न इन इंडिया, या फिर भाई 5 साल हो गए हों किसी व्यक्ति को भारत में रहते हुए कमेंसमेंट से जस्ट पहले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आता है आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7। एक क्या है, सिटीजनशिप के राइट है किसके लिए, इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से लोग आए भारत में। और दूसरा है कि पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए लेकिन रिटर्न बैक टू इंडिया आ गए, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7। तो आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है भाई, आर्टिकल नंबर 6 कहता है ए पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फॉर द टेरिटरी फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of constitution if he or she either or his parents or his grandparents। एक्चुअली ये जो कंडीशन है ना, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। कहते हैं कि बर्थ इन इंडिया हो किसका, उस जो व्यक्ति विशेष है उसका, या उसके माता पिता का, या उसके नाना नानी दादा दादी का, ठीक है, इंडिया में हो, ठीक है। और जैसा कि ये किस में लिखा गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा गया। एंड फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, और इसके अलावा भी एक कंडीशन और फॉलो करता हो, कौन सी, देखो, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, ठीक है, ही और शी हैज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन। अगर वो इससे पहले आ गए तो वो क्या काउंट होंगे, भारत के नागरिक काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, ठीक है, तो फिर उन्हें थोड़े से चक्कर काटने पड़ेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर से क्या करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसके पास कि हम 19 जुलाई 1948 से आए हैं लेकिन हम भारतीय हैं, ठीक है। ओन एन एप्लीकेशन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखो, एप्लीकेशन देनी ऐसे नहीं कि आए और एप्लीकेशन दे दी, ऐसा नहीं, पहले 6 महीने रहो फिर एप्लीकेशन दो, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो, ये कोई कहेगा ये उड़ता तीर इन्होंने ऐसे क्यों लिया कि ये 19 जुलाई ही रख दिया डेट को, ऐसा ही क्यों रखा। सिंपल, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ना कोई भी चेक नहीं था, कोई भी कंट्रोल नहीं था माइग्रेशन पे, ठीक है। माइग्रेशन पे लोगों के इधर उधर आने जाने पे, इलीगल एक्टिविटीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, किसी भी टाइप का कंट्रोल नहीं था। तो जो परमिट सेटलमेंट चलाया गया ना, परमिट रूल बनाए गए, वो बनाए गए थे कब से, 19 जुलाई 1948 को, ठीक है। परमिट फैसिलिटी, ठीक है, परमिट फैसिलिटी जो दी गई वो 19 जुलाई 1948 से स्टार्ट हुई। तो उन्होंने बोला कि उससे पहले जो आ गए वो भारत के नागरिक हैं, उनके बाद जो आए वो रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाओ और 6 महीने पहले रहो, ठीक है, 6 महीने पहले भारत में रहो। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए, आर्टिकल नंबर 6, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं। अब क्या हुआ भाई, कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान चले गए थे जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, लेकिन वो भारत आ गए। तो इसमें क्या हुआ, ए पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद गया और भारत आ गया अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट। कोई परमिट हो गया, परमिट सिस्टम कब स्टार्ट हो गया था, 19 जुलाई 1948 को ही, ठीक है, ठीक है। तो परमिट फॉर रीसेटलमेंट ऑफ और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये डीम्ड सिटीजन होगा अगर वो 1 मार्च 1947 एंड और भारत वो वापस आ जाएं तो, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 6B ही और शी शैल बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19th ऑफ जुलाई ऑफ 1948, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 8। अब देखो, ये 2 आर्टिकल थे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे,
ये था आर्टिकल नंबर 6 और ये था 7। 6 क्या कहता है कि इंडिया में बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी एक पेरेंट हो जाए, दादा दादी हो जाए, नाना नानी हो जाए, ठीक है, तो ये सिटीजन के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। और अगर जो माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948 है, ठीक है, तो इनको नागरिकता मिल सकती है, ठीक है, सीधी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा किसी भी ऑफिसर के पास, ठीक है, किसी भी ऑफिसर के पास, ठीक है, और 6 महीने रहना भी पड़ेगा पहले भारत में। अब उसके बाद आता है PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजन, PIO या PIO, ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सिंपली है, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, ठीक है, कोई बंदा है जो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, वो भारत का सिटीजन होगा इफ उसका भारत में जन्म हुआ हो, या फिर वो या उसके माता पिता या उसके दादा दादी जो है वो कोई भी एक उसमें क्या हो, भारत में जन्म हुआ हो जिसका, ठीक है। ऑर्डिनरी रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ही और शी इज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, ही और शी हैज रजिस्टर्ड ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया इन द कंट्री वेयर ही और शी इज रिजाइडिंग, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद आता है सिटीजनशिप एक्ट 1956 कि किसी को सिटीजनशिप किस तरह से मिल सकती है, क्या क्या वेज हैं, कैसे कैसे मिली होगी, पास्ट की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेक्चर बचा आज का। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें होता क्या है देखो, इसमें 3 तरह से सिटीजनशिप मिलती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय डेसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन। बाय बर्थ कैसे मिलती है, कहते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक अगर वो भारत में जन्मा तो वो भारतीय होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स सिटीजनशिप। भाई पेरेंट्स की सिटीजनशिप कोई भी हो, ठीक है, पेरेंट्स की सिटीजनशिप कोई भी हो, पेरेंट्स कहीं के भी हो, अगर वो भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा कब तक चला, 1987 तक, जब तक भारत में शांति थी, जब तक क्या नहीं था, माइग्रेशन नहीं हो रहा था, बांग्लादेशी भारत में घुस नहीं रहे थे। लेकिन आसाम एजिटेशन चला 1979 से 85 तक, ऑलमोस्ट इनके बीच में चला होगा कभी भी, ठीक है, 79 से 85 तक कभी भी चला होगा, एजिटेशन चला था। तो उसमें क्या होता था कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, पर रोक लगाने के लिए। तब क्या हुआ कि कहते हैं कि भारत का वो नागरिक तभी होगा जब पेरेंट्स में से कोई एक, या माता या पिता क्या हो, भारतीय हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारतीय नागरिक हो, ठीक है। 1 जुलाई 1987 से 2004 तक। अब 2004 में क्या किया गया, कंसीडर ए सिटीजन ओनली इफ बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पहले कहता है कि पेरेंट्स के लिए इररिस्पेक्टिव रहेगा, फिर 1987 में आता है, कहता है कि एक पेरेंट जो हो वो क्या हो, इंडियन हो। अब 2004 के बाद कहता है भाई दोनों के दोनों क्या हो, बोथ पेरेंट्स क्या हो, इंडियन हो, ठीक है। अब देखो इसमें चिल्ड्रंस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजन बाय बर्थ। अब मान लो कोई जेल में है, ठीक है, और वो फॉरेनर है और उसका बेबी हो गया, तो वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा, ठीक है। और सेम है डिप्लोमेट्स के लिए, अगर यहाँ से कहीं बाहर पोस्टेड हो, वहाँ उनके बच्चे होते हैं तो उनको भारतीय नागरिकता, सॉरी, बाहर के डिप्लोमेट्स अगर इंडिया में अगर रह रहे हैं और उनके बच्चे होते हैं तो उनको इंडिया की नागरिकता नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और बाय डिसेंट, देखो ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक, ठीक है, अगर पापा जो है वो आपके इंडिया के सिटीजन हैं तो आप भी हो, ठीक है। उधर मतलब पति प्रधान या पिता प्रधान जो है वो सोसाइटी थी 1992 तक, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि ईदर पेरेंट्स बोल दिया इन्होंने, इसमें लिखा नहीं हुआ, याद रखना,
ईदर पेरेंट्स बोल दिया इन्होंने, ठीक है, कोई भी एक पेरेंट जो हो वो क्या हो, भारतीय हो, ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर कॉन्सुलेट पे नाम लिखवाना होता है चाइल्ड का, भारतीय कॉन्सुलेट पे, ठीक है। अब आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किस किस तरह से किया जा सकता है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक रह लिए भारत में, वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और या फिर भारतीय से किसी से शादी कर ली और फिर 7 साल तक रह लिया तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ओसीआई जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ओसीआई है, ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, अगर उनको 5 साल हो गए हैं तो वो भी सिटीजनशिप भारत की अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन क्या होता है भी, किसी भी रीजन से तोड़ मरोड़ करके ये प्रूव हो जाए कि ये भारतीय है, ठीक है। देख लेते हैं। ए पर्सन नॉट एन इलीगल माइग्रेंट कैन अप्लाई फॉर द नेचुरलाइजेशन इफ नॉट ए सब्जेक्ट और नॉट ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन। अब देखो, वो जो सिटीजन है ना वो कहाँ का नहीं होना चाहिए, वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन, जहाँ पे भारतीयों को नागरिकता लेने से मना कर दिया जाता है, अगर वो बंदा वहाँ से है ना, अगर वो बंदा वहाँ से है ना तो उसको क्या नहीं मिलेगी, उसको सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और कोई अगर वो कहीं और की सिटीजनशिप छोड़ने के लिए तैयार है भारत की सिटीजनशिप के लिए, तब उसे सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। और वो भारत में रह रहा हो या भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या हो, एक सर्वर हो, सर्वेंट हो, ठीक है, और अच्छा करेक्टर रखता हो, और उसको एडिक्वेट नॉलेज हो किसकी, जो भी 8th शेड्यूल या कि 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है, पहले थी 14, अब बाद में हो गई थी 14+8 दैट इज इक्वल टू 22 लैंग्वेज में से किसी एक का ज्ञान हो उसे, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो उन लोगों के लिए है। अब देखो, भारत ने किसी टेरिटरी को अगर अपने आप में मिला लिया तो वहाँ पर रहने वाले सारे लोग क्या हो जाएंगे, वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। अब बता स्पेशल प्रोविजन फॉर असम अकॉर्ड। असम में भाई क्या हुआ, असम में बहुत सारे इलीगल लोग घुस गए थे असम की, सॉरी, बांग्लादेश की आज़ादी से पहले। तो कहते हैं कि जो जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए थे उन सबको भारत का नागरिक माना जा सकता है, डीम्ड सिटीजन माना जा सकता है। लेकिन जो बाद में आए उन्हें भाई रिपोर्ट करना होगा किसको, एज ए फॉरेनर रजिस्टर करना होगा खुद को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आसाम अकॉर्ड जो है वो 1 जनवरी 1966 से पहले जो आए वो क्या माने जाएंगे, भारतीय नागरिक माने जाएंगे, और बाद में जो है उनको फॉरेनर माना जाएगा और उनको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब सिटीजन मिल सकती है तो सिटीजन जा भी सकती है, सिटीजनशिप जाती कैसे है भाई, खुद से छोड़ दे कोई, ठीक है। और if such a declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld by the central government, ठीक है। अगर कोई युद्ध चल रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट जो है उसको साइड में भी रखा जा सकता है। व्हेन ए पर्सन भारत की नागरिकता को छोड़ता है तो उसका अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसकी नागरिकता भी क्या है ऑटोमेटिकली चली जाती है, लेकिन वो उसकी रीस्टोर हो जाएगी या रिज्यूम हो जाएगी जब वो 18 साल का होगा और वो डिमांड करेगा, ठीक है। तो माइनर की साथ में चली जाती है, पिता के साथ में नागरिकता चली जाती है, अगर उसे दोबारा चाहिए तो उसे 18 की एज अटेन करते ही मिल जाएगी, ठीक है। बाय द टर्मिनेशन, अब किसी को कैसे निकाला जा सकता है सिटीजनशिप से, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी इंडिया की, ठीक है। दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग ए वॉर इन इंडिया इन एंगेज्ड, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन है तो ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ये याद रखिएगा, वॉर लाइक सिचुएशन में ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली जा सकती। बाय डेप्रिवेशन, खुद से किससे सिटीजनशिप खोज ली जाती है, अगर उसने कोई फ्रॉड किया हो या फिर क्या कहते हैं डिसलॉयल्टी दिखाई हो, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, और एनिमी का साथ दिया हो ड्यूरिंग ए वॉर, ठीक है। अगर कोई बंदा इन प्रिजन में बंद हो जाए 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, आउटसाइड बंद हो जाए, ठीक है। और सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली, 7 साल से ज़्यादा वो बाहर रह लिया तो सिटीजनशिप जा सकती है। अब आता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब भाई हुआ क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ओसीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो भाई, कुछ लोग रेप्यूटेड लोग थे, ठीक है, जिनका भारत में आना जाना जो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होने के कारण वो लोग परेशान रहते थे,
ठीक है, तो उनको इकोनॉमिक उनकी उनके साथ इकोनॉमिक टाइप बने रहें, इकोनॉमिक टाइप बने रहें, फाइनेंशियल जो है वो सिचुएशन जो है वो क्या ना हो, वर्स ना हो। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो जो है वो टाई जो है, फाइनेंशियल टाइज जो हैं वो भारत के साथ बने रहें और उनको आने जाने में रिलैक्स दिया जाए। तो भाई एक एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनी। ठीक है, हाई लेवल कमेटी बनी। इसने बोला कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं, ठीक है, और वो बिलोंग करते हैं सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्रीज से, और उन्होंने वहाँ पे नागरिकता भी ले रखी है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि इनको ओसीआई कार्ड दे दो, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड दे दो। ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं देना, बाकी सबको दे दो ओसीआई। ठीक है, और ओसीआई में है क्या, अब देखो कहते इसके बेनिफिट क्या है। अब देखो इसमें क्या होगा कि लाइफ लॉन्ग वीज़ा रहेगा, किसके लिए, भारत के लिए, और मल्टीपल एंट्रीज रहेंगी। ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज रहेंगी कंट्री में, यानी कि भारत देश में। और इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की या इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस एफआरआरओ को, ठीक है, ऑफ एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है, पैरिटी एंड रो एनआरआईज इन फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एजुकेशनल फील्ड एक्सेप्ट इन एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो एनआरआई लोग हैं इनको एनआरआई ट्रीट करेंगे ओसीआईज को। ठीक है, ये फाइनेंशियल में हिस्सा ले सकते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक में और एजुकेशनल फील्ड में, लेकिन कोई भी एक्विजिशन नहीं कर सकते किसका, एग्रीकल्चर लैंड का या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ का एक्विजिशन नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर किसी ने छोड़ना हो तो वो सीधा एक चिट्ठी लिख के छोड़ सकता है। ठीक है, अगर कोई क्राइम हो जाता तो वो सी रद्द हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चैप्टर तो अभी यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें हमने पढ़ा 1 से 4 तक जो थे वो थे क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और 5 से 11 जो थे वो क्या थे, सिटीजनशिप एक्ट पे थे। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट पे थे। और इसके अलावा जो रह गए हैं वो रह गए हैं आर्टिकल आर्टिकल 9, 10 एंड 11। ठीक है, आर्टिकल 9, 10 एंड 11। अब देखो 9 में क्या है, 9 कहता है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती। जैसे ही कहीं और सिटीजनशिप ली तो इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी भाई। अगर किसी भी जगह जाके, किसी भी कंट्री में जाके और वहाँ की सिटीजनशिप अगर ले ली जाती है, ठीक है, तो भारत में जो सिटीजनशिप है वो इमीडिएटली रद्द मानी जाएगी। ठीक है, इमीडिएटली रद्द मानी जाएगी, और भारत का सिटीजन जो है वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं कि डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान हमारे देश में नहीं है, डुअल सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 10। ठीक है, अब जब तक देखो हमारे को एक बार क्या हुआ कि हमारे ऊपर कोई हम जो है वो भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, नागरिक बन गए, जब तक पार्लियामेंट कोई कानून बना के आपको हटा नहीं देता, ठीक है, तब तक आप उसी पे कंटिन्यूसली बने रहेंगे। ये कहता है अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 10। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता, किसी की भी पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता, तब तक किसी की भी सिटीजनशिप का क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, सिटीजनशिप लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। हाँ, अब देखो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना के किसी की भी सिटीजनशिप रद्द कर सकता है और किसी की भी ले सकता है। ये है अनुच्छेद नंबर 11 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 11 में। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका हम एमसीक्यूज जो हैं वो इस टॉपिक पे अपने कर लेंगे। ये तीसरा चैप्टर था, इससे पहले 2 चैप्टर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अच्छा चैप्टर है, आपने आज कर लिया है, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कहीं से एमसीक्यूज मिले तो वो भी लगा लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है,
तो आज हमने पढ़े भाग 1 व भाग 2 सिटीजनशिप और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।